Hello class 9th ICC students, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is सीमा अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 क्रिकेट का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। हालांकि क्रिकेट के बारे में आप खुद भी बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ टर्म्स हैं जिसमें डाउट है, तो उसको मैं इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखें। आपको पता है एग्जाम में एनी 4 स्पोर्ट्स में से किसी 2 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। अगर आपने क्रिकेट को चूज़ किया है तो उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्रिकेट। हिस्ट्री क्या है क्रिकेट की? क्रिकेट इज़ प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड अ वुडन बैट। हम जानते हैं कि क्रिकेट को खेलने के लिए एक बॉल की ज़रूरत पड़ती है और एक वुड के बैट की, है ना, एक लकड़ी की बैट की और बॉल की ज़रूरत पड़ती है क्रिकेट को खेलने के लिए। राउंडर्स इज़ द प्रेडिसेसर टू क्रिकेट was a popular sport in 13th century in England during the reign of King Edward I। जब किंग एडवर्ड फर्स्ट 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में शासन कर रहे थे, उस वक्त एक पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था जिसको राउंडर्स के नाम से जाना जाता था। तो क्रिकेट से पहले खेलने वाला जो गेम था, जो मिलता जुलता था क्रिकेट से, उसका नाम था राउंडर्स। 13th सेंचुरी में राउंडर्स खेला जाता था और उसके बाद आपका ये क्रिकेट आया। तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट का प्रेडेसेसर कौन है? राउंडर्स है। और क्रिकेट को खेलने के लिए एक बॉल और एक वुड के बैट की ज़रूरत पड़ती है। The first major official match was held between Kent and Middlesex in 1719 and the first rules were framed in 1744। ये कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं कि पहला मेजर ऑफिशियल मैच किन 2 टीमों के बीच में खेला गया था? कैंट के और मिडलसेक्स के बीच में खेला गया था पहला ऑफिशियल मैच। कब खेला गया था? 1719 में खेला गया था। और सबसे पहले क्रिकेट के रूल्स जो प्रॉपर तरीके से फ्रेम हुए थे वो 1744 में बने थे। ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशन के साथ इस स्पोर्ट को फिर खेलने लगे थे। द मैरीलबोन क्रिकेट क्लब MCC एट लॉर्ड्स फॉर्म्ड इन 1787 बिकेम द रेफरेंस फॉर द कोड्स ऑफ एथिक्स एम्प्लॉयड इन क्रिकेट। क्रिकेट में जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स लगते हैं उसका रेफरेंस किससे लिया जाता है? MCC से लिया जाता है। और MCC का फुल फॉर्म क्या है? मैरीलबोन क्रिकेट क्लब, जो लॉर्ड्स में है। ठीक है, 1787 में ये क्लब बना था और यही कोड ऑफ एथिक्स जो फॉलो होने हैं क्रिकेट में वो बनाता है। द MCC गेव प्रॉपर शेप टू क्रिकेट बाय फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इन 1835। फाइनली 1835 में MCC ने प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बना लिए जिसके अंतर्गत क्रिकेट को खेला जाता है। तो MCC जो है उसने रूल्स और रेगुलेशन 1835 में बनाया और उसी के तहत इस स्पोर्ट को खेला जाता है। राइट, तो आप ये देख रहे हैं, इस पे पिक्चर दी गई है किस तरीके से एक बैट्समैन है कुमार श्री रंजीत सिंह जी जडेजा वॉज एन इंडियन हु प्लेड फॉर द इंग्लिश क्रिकेट की टीम। इन्होंने इंग्लिश क्रिकेट टीम की तरफ से खेला था और ये इंडियन थे। राइट, उसी तरीके से पेंटिंग ऑफ द फर्स्ट मैच बिटवीन कैंट एंड मिडलसेक्स, जो फर्स्ट ऑफिशियल मैच हुआ था कैंट और मिडलसेक्स के बीच में 1719 में, उसकी एक ऑफिशियल फ़ोटो है, एक पेंटिंग है किस तरीके से वो मैच खेला गया था। Now, Imperial Cricket Conference was formed in 1889 to regulate its development, which became International Cricket Conference in 1952 and later named as International Cricket Council ICC। आपने ICC नाम बहुत सुना होगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ले सकते हैं। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको पहले 1952 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहते थे और इससे भी पहले 1889 में इसी को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। तो 1889 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहलाता था, फिर 1952 में इसी को इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। अब 20th सेंचुरी में इसी चीज़ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं। तो फुल फॉर्म अगर ICC का आएगा तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लिखना पड़ेगा। The game spread to other Commonwealth countries और during the first half of the 20th century the game spread to other Commonwealth countries। और फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी के आते आते तक बाकी की जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है वहाँ तक भी क्रिकेट स्पोर्ट्स पहुँच गया। राइट, नाउ क्रिकेट इज़ गवर्न एंड एडमिनिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। पूरी दुनिया भर में क्रिकेट जो खेला जाता है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो ICC ही है। राइट, क्रिकेट इज़ प्लेड इन 3 फॉर्मेट्स। 3 फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेला जाता है। एक तो टेस्ट मैच होता है, 1844 से टेस्ट मैचेस खेले आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो पुराना जो फॉर्म है क्रिकेट का वो टेस्ट मैच के रूप में है जो 1844 से प्ले कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट आया क्रिकेट का, वो है वनडे, जो 1975 से इसकी शुरुआत हुई और अब वनडे भी खेला जाता है। और इसके बाद 2007 में तीसरा फॉर्म आया, क्रिकेट का फॉर्मेट आया जिसको 2020 कहते हैं। राइट, तो 3 फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेला जाता है, टेस्ट मैच में, वनडे में और 2020 में। आगे मैं समझाऊंगी कि इन तीनों में अंतर क्या है।
क्रिकेट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय यूरोपियन मर्चेंट सेलर्स इन द 18th सेंचुरी। इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत जब इंडिया में यूरोपियन मर्चेंट आए थे, उन्होंने इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत करी। तो करीब हम कह सकते हैं कि इंडिया में लगभग 18th सेंचुरी में क्रिकेट की शुरुआत हुई, और यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए यूरोपियन मर्चेंट आए थे वो आपस में ये गेम खेलते थे। फिर धीरे धीरे इंडियंस को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा और वो भी इस गेम में खेलने लगे। एक बहुत ही फेमस मूवी है लगान, वो इसी पर बेस्ड है। तो वो उसको आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि वो अंग्रेज़ों के साथ एक इंडियंस जो है वो मैच खेल रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं इंडिया में 18th सेंचुरी में क्रिकेट आया यूरोपियन मर्चेंट सेलर्स के द्वारा। द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब वॉज नेम्ड एज द ओरिएंट क्लब मुंबई इन 1848। इंडिया में जो पहला क्रिकेट क्लब बना उसका नाम था ओरिएंट क्लब मुंबई, जो 1848 में बना। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल मैच वॉज प्लेड इन 1933 एट द जिमखाना ग्राउंड इन मुंबई। और इंडिया में पहला ऑफिशियल क्रिकेट मैच खेला गया 1933 में मुंबई में एक जिमखाना ग्राउंड करके एक जगह है, वहाँ पे ये मैच खेला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, BCCI का फुल फॉर्म याद रखना, पूछ सकते हैं MCQ में। तो BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला जो बोर्ड बना है उसको BCCI कहते हैं। ये एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है इंडिया में जो क्रिकेट को गवर्न करती है। इट रेगुलेट्स इट्स टीम सिलेक्शन सिंस 1929। तो टीम की सिलेक्शन का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 1929 से BCCI के ऊपर ही है, राइट। तो इंडिया की जो कंट्रोलिंग बॉडी है क्रिकेट की वो उसको BCCI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो जो ICC है, MCC है, BCCI है, इन तीनों की फुल फॉर्म याद रखना। इसको MCQ में या फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री इन इट्स 24th मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एट मेड्रास, नॉर्थ चेन्नई इन 1952। सबसे पहले इंडिया को पहली टेस्ट मैच जो विक्ट्री मिली थी वो 24th मैच में मिली थी, जब वो इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया खेल रही थी। ये मैच कहाँ हुआ था? ये मद्रास में हुआ था करीब 1952 में, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। इंडिया हैड वन द वर्ल्ड कप इन 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी में पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। फिर 2011 में जीता जब MS धोनी थे कैप्टन। इट हैज़ ऑल्सो वन द 2007 एंड 2024 ICC वर्ल्ड 2020। और तुम्हें पता है कि ICC वर्ल्ड 2020 भी इसने 2007 और 2004 में जीता है, 2024 में जीता है। एंड 2013 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, और 2013 में इसने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता है। तो ये कुछ हिस्ट्री है इंडिया क्रिकेट स्पोर्ट की इंडिया में, राइट। लेटेस्ट रूल्स ऑफ द गेम, इस गेम को खेलने वाले क्या रूल्स हैं अब ये पता होना ज़रूरी है। 2 teams of 11 players each play alternately on the elliptical field। क्रिकेट खेलने के लिए 2 टीम्स होती हैं, दोनों टीमों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, और एक एलिप्टिकल फील्ड यानी कि ओवल शेप के फील्ड में ये मैच खेला जाता है ना। तो जो फील्ड होती है क्रिकेट की वो एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार या ओवल शेप की होती है। इसमें 2 टीम्स होती हैं और दोनों टीम में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और पिच लोकेटेड बिटवीन द स्टम्प्स इन द सेंटर। आपको पता है कि सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पिच होती है और यहाँ पर उसकी दोनों एंड पे क्या रहते हैं? स्टम्प्स रहते हैं। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पिच लोकेटेड बिटवीन द स्टम्प्स इन द सेंटर। द चॉइस ऑफ द टीम बैटिंग और फील्डिंग इज डिटरमाइंड बाय टॉस। पहले कौन सी टीम बैटिंग करेगी और पहले कौन सी टीम बॉलिंग करेगी ये डिसाइड होता है टॉस के द्वारा। तो ये भी आपको पता होगा कि क्रिकेट खेलने के लिए 2 टीम चाहिए, हर टीम में 11 प्लेयर्स होंगे। जो फील्ड होता है उसका जो शेप होता है वो एलिप्टिकल यानी कि ओवल होता है। बीच में इसमें पिच होती है, पिच के दोनों अपोजिट एंड्स में विकेट लगे रहते हैं, और कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी ये डिसाइड होता है टॉस के द्वारा। जो टॉस जीतता है उसके पास ही पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि वो पहले बैटिंग करना चाहती है या बॉलिंग। Second, at the umpire signal, the fielding team takes its place on the field around the pitch, while the first 2 batsmen of the opposing team take their position in front of the wickets। जब एम्पायर सिग्नल देता है तो जो फील्डिंग टीम होती है, मतलब जो टीम फील्डिंग कर रही है वो अपनी पोजीशन ले लेती है फील्ड में, मतलब प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि कहाँ किसको खड़ा होना है पिच के चारों तरफ। और जो दूसरी जो टीम होती है उससे 2 बैट्समैन आते हैं, वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। तो एक तरफ खड़ा हो जाता है और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। द रिमेनिंग 9 टीम मेंबर्स वेट इन द क्लब हाउस फॉर देयर रन टू बैट। और बाकी के जो 9 प्लेयर्स होते हैं, 11 होते हैं ना, तो 2 तो आ गए बैटिंग करने, बाकी के जो 9 होते हैं वो क्लब हाउस में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। This marks the beginning of an innings which ends after 10 batsmen of a team are out। और एक मैच कब ख़त्म होता है, एक इनिंग कब ख़त्म होती है? जब
पूरे के पूरे 10 बैट्समैन टीम के आउट हो जाते हैं, तब ये एक इनिंग ख़त्म होती है। ठीक है, तो जो एम्पायर जब सिग्नल देता है तो जो भी बॉलिंग टीम होती है, फील्डिंग टीम होती है, वो अपनी पोजीशन फील्ड में ले लेती है, और जो बैटिंग करने वाली टीम होती है उसके 2 बैट्समैन आते हैं, वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एक पिच के एक तरफ खड़ा हो जाता है, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। बाकी जो बैटिंग टीम होती है उसके जो 9 प्लेयर्स होते हैं वो क्लब हाउस या पेविलियन में बैठे रहते हैं, और इस तरीके से तुम्हारी इनिंग की शुरुआत होती है। और ये इनिंग कब ख़त्म होती है? जब 10 के 10 बैट्समैन क्या होते हैं? आउट हो जाते हैं। ठीक है, the bowler bowls the ball towards the wicket in order to make the ball fall off the wicket called breaking the wicket। अब बॉलर जो होता है वो बॉलिंग करता है, और वो बॉलिंग इस तरह से करता है ताकि विकेट गिर जाए। अगर विकेट गिर जाएगा तो जो बैट्समैन है वो आउट कहलाएगा, है ना। इफ़ ही सक्सीड द बैट्समैन इज आउट। ठीक है, तो बॉलर इस तरह से बॉलिंग करता है कि वो विकेट को हिट करे ताकि विकेट गिर जाए और जो बैट्समैन है वो आउट हो जाए। तो अगर बॉलर विकेट को हिट करने में या ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो बैट्समैन आउट हो जाता है। द बैट्समैन हैव टू डिफेंड द विकेट्स एंड अटेम्प्ट टू हिट द बॉल आउट ऑफ द रीच of their opponents in order to have enough time to run from one wicket to the other while passing each other called a run। जबकि दूसरी तरफ जब बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन कोशिश करता है कि वो अपने विकेट को बचाए ताकि वो गिरे नहीं, और वो बॉल को अपने बैट से हिट करता है और इतनी दूर हिट करने की कोशिश करता है ताकि उनको सफिशेंट टाइम मिल सके ताकि दोनों बैट्समैन अपोजिट डायरेक्शन में रन कर सके। मतलब जिसने बैटिंग करी है वो दूसरी डायरेक्शन में रन करेगा और सामने वाला जो बैट्समैन है वो इसकी तरफ पोजीशन लेगा, और देखते हैं वो देखेंगे कितनी दूर बॉल गई, उस हिसाब से वो 1 रन 2 रन लेते हैं। ठीक है ना। तो बॉलर की कोशिश होती है कि जब वो बॉलिंग करे तो वो विकेट को हिट करे और बैट्समैन का आउट करे, जबकि दूसरी तरफ बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो बॉल को इतनी ज़ोर से हिट करे ताकि बॉल दूर जा सके और इस दौरान उसको इतना टाइम मिल सके ताकि वो रन्स ले सके। ठीक है, तो एक बार इसको रीड फिर करते हैं। The bowler bowls the ball towards the wicket in order to make the balls fall off the wicket, called breaking the wicket. If he succeeds, the batsman is out. Batsmen have to defend their wickets and attempt to hit the ball out of the reach of their opponents in order to have enough time to run from one wicket to the other while passing each other, called a run. The batsman attempt to score as many run as possible before the ball is returned। इससे पहले बॉल वापस आए बैट्समैन के पास वो जल्दी से दौड़ के जितने ज़्यादा रन ले सकता है, 1 रन 2 रन या 3 रन लेने की कोशिश करता है ना, कि ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉल कितनी दूर गई। जब तक वो लौट के दोबारा उसके पास जो फील्डर है बॉल फेंकेगा उसके पहले बैट्समैन जल्दी जल्दी रन करके ज़्यादा से ज़्यादा रन लेने की कोशिश करते हैं। जनरली वो 1 ले पाते हैं, कभी कभी 2, और बहुत ही दूर चला गया या मिस फील्डिंग हो गई तो 3 रन्स भी हो जाते हैं। The other members of the fielding team try to stop the batsman from scoring runs by recovering the ball as quickly as possible and throwing it at the stumps in an attempt to break them before the batsman completes the run। दूसरी तरफ जो फील्डिंग कर रही होती है टीम, उसके बैट्समैन जल्दी से बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोबारा स्टम्प्स की तरफ इस बॉल को फेंके इसके पहले कि बैट्समैन स्टम्प्स के पास आ सके और उसको आउट कर सके, है ना। तो जो फील्डर होते हैं वो बैट्समैन को रन लेने से रोकने की कोशिश करते हैं, और जो बैट्समैन होते हैं वो बैट को से बॉल को इतनी दूर फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन ले सकें। यानी कि बैट्समैन कोशिश कर रहा है रन बनाने की और फील्डर्स कोशिश करते हैं कि बैट्समैन कम से कम रन बना सकें। ठीक है, अ रन इज कम्प्लीटेड व्हेन द 2 बैट्समैन क्रॉस ईच अदर एंड रीच देयर अपोजिट एंड। एक रन कब माना जाता है? जब दोनों बैट्समैन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब जिसने बॉल को हिट किया है वो पिच के दूसरी एंड में पहुंच जाए और जो दूसरी एंड में बैट्समैन खड़ा है वो फर्स्ट वाले की पोजीशन ले ले। तो जब दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है दौड़कर तो फिर उसको कहते हैं कि 1 रन इसने ले लिया। ठीक है, अ सीरीज ऑफ बॉल्स मिनिमम 6 बॉल्स इज कॉल्ड एन ओवर। एक ओवर में 6 बॉलें डाली जाती हैं। तो जो बॉलर आता है वो एक ओवर में 6 बॉल डालता है और फिर देखते हैं कि इस ओवर में उसने जो बैट्समैन है उसने कितने रन बना लिए। द बॉलर स्विचेस पोजीशन विद वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ हिज टीम वंस हिज ओवर इज कम्प्लीटेड। जैसे ही बॉलर का एक ओवर ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा बॉलर बॉलिंग करने आ जाता है। आफ्टर एन ओवर द फील्डिंग टीम चेंजेस एंड। उसी तरीके से जब जब एक ओवर ख़त्म होता है तो फील्डिंग टीम की भी पोजीशन चेंज हो जाती है ना। तो कैप्टन डिसाइड करता है अब कौन किस पोजीशन पे आएगा। द विनिंग टीम इज़ द वन विच स्कोर्स द मोस्ट रन। विनिंग टीम कौन सी होती है? वो टीम विनिंग टीम में आती है जो ज़्यादा से ज़्यादा रन को स्कोर करती है, राइट।
क्रिकेट इज प्लेड इन 3 फॉर्मेट्स, 3 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है, टेस्ट मैच, वनडे और T20, है ना, आपने तीनों के नाम सुने होंगे। डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। टेस्ट मैच क्या होता है, इट इज प्लेड फॉर 5 days वेयर बैटिंग टीम हैज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मैक्सिमम रन्स टू बिल्ड प्रेशर ओवर द अपोजिंग टीम। टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन तक चलता है, मतलब जो बैटिंग टीम है वो लगातार 5 दिन तक बैटिंग करेगी और वो कोशिश करेगी इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना सके, ताकि जो अपोजिंग टीम है उस पर प्रेशर आ जाए, क्योंकि भैया जितना ज़्यादा वो टारगेट सेट कर देगी तो जो अपोजिट टीम होगी उसको उतना ज़्यादा इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल होगा, है ना। तो 5 दिन लगातार पहली टीम खेलती है, बैटिंग करती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने की कोशिश करती है और बड़ा सा बड़ा टारगेट सेट करती है। देयर इज़ लेस प्रेशर ऑफ स्कोर रेट पर ओवर। अच्छा, जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो पर ओवर में आपने कितना स्कोर किया उसका प्रेशर कम रहता है, हमको तो टोटल स्कोर देखना पड़ता है कि 5 दिन में आपने टोटल स्कोर कितना बनाया, तो पर ओवर का प्रेशर चला जाता है। बैटिंग टीम कैन डिक्लेयर एनी टाइम इफ दे फाइंड दे स्कोर गुड देन द इनिंग एंड्स। सपोज करो बैटिंग टीम ने बहुत ही शानदार खेला और उसको पहले ही लग गया, 2-3 दिन में ही लग गया कि उसने अच्छा सा स्कोर खड़ा कर दिया है जिसको पार करना मुश्किल है दूसरी टीम के लिए, तो वो 5 दिन के पहले भी अपनी इनिंग ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी रन सफिशिएंट नहीं बने हैं और ईजिली हमको हराया जा सकता है, तो फिर वो 5 दिन खेलती है। नहीं तो अगर उसने अच्छी बैटिंग कर ली शुरुआत के दिनों में ही, तो वो अपनी इनिंग एंड भी कर सकती है 5 दिन के पहले। आफ्टरवर्ड्स अदर टीम गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू चेज और बिल्ड प्रेशर फॉर द सेकेंड इनिंग। ठीक है, फिर दूसरी जो टीम होती है जो बॉलिंग कर रही होती है, अब उसको चांस मिलता है कि भैया आप तुम इसके स्कोर्स के ऊपर बनाओ तो तुम जीतोगे, और अगर नहीं बना पाए तो फिर वो हार जाएगा, है ना। तो फिर इनको जो टारगेट दिया जाता है वो दूसरी टीम उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती है। दिस पैटर्न इज फॉलोड फॉर 5 days इन विच बोथ द टीम्स हैव टू प्ले 2 innings टू गेट द रिजल्ट। तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता है और दोनों टीम को कम से कम 2 innings खेलनी पड़ती हैं ताकि नतीजे में पहुंच पाए कि कौन सी टीम जीती है, राइट। तो टोटल दोनों का एवरेज निकाला जाता है, जो ज़्यादा बना लेते हैं रन जो टीम, तो वो विनर डिक्लेयर हो जाती है। अदरवाइज मैच एंड्स इन ड्रॉ इफ नो रिजल्ट कम्स इन द फिक्स डे। अगर 5 दिन में नतीजा नहीं निकला, लगभग दोनों के सेम ही अगर रन बन गए, तो फिर क्या होता है, मैच को ड्रॉ कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी विनर या कोई भी लूज़र नहीं होता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। अगर दोनों इनिंग्स में दोनों टीम ने बराबर ही रन बनाए, किसी ने भी ज़्यादा कम नहीं बनाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैच को ड्रॉ कर दिया जाता है। इन टेस्ट मैच 90 ओवर्स आर बोल्ड इन अ डे। अब ये याद रखो, जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो एक दिन में करीब 90 ओवर्स खेले जाते हैं, 90 ओवर्स खेले जाते हैं, वरना आपने जनरली कितने देखे 50 ओवर का मैच होता है, लेकिन टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर्स खेले जाते हैं। टेस्ट मैच रिक्वायर्स गुड बैटिंग एंड बॉलिंग स्किल्स फ्रॉम बोथ द टीम्स, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम तक खेलना पड़ता है, 90 ओवर होता है कुछ, तो जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो बैटर्स में बैटिंग स्किल्स और बॉलर्स में बॉलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे और दूसरी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में रोकने में सक्षम हो पाएगी, राइट। तो मतलब बैटर्स को, जो बैटिंग टीम है वो कोशिश करेगी हम बड़ा स्कोर खड़ा करें, जो बॉलिंग टीम होगी वो कोशिश करेगी कि सामने वाले की कम से कम स्कोर बन पाए, राइट। तो जो बैटिंग और बॉलिंग स्किल है वो दोनों अच्छी होनी चाहिए टेस्ट मैच खेलने के लिए। इसमें याद रखने वाली बात है, एक टेस्ट मैच एक दिन में, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है और पर डे 90 ओवर्स खेले जाते हैं, ठीक है। फिर आया आपका वन डे मैच। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्रिकेट। अधिकतर हम जो मैच देखते हैं वो वन डे वाला ही होता है। इन दिस ईच टीम हैज़ टू प्ले 1 innings ऑफ 50 ओवर्स इन नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में हर एक टीम 50 ओवर का गेम खेलती है, मैच खेलती है। वेयर बॉलर इज़ रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू बॉल मोर देन 10 ओवर्स। और एक बॉलर 10 ओवर से ज़्यादा बॉल नहीं फेंक सकता है, ठीक है। 50 ओवरों का गेम होता है और एक बॉलर, सपोज करो एक टीम में एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है, कितनी भी अच्छी बॉलिंग, तो कोशिश करेगा क्या इसी बॉलर को दिया जाए बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना हो, वो 10 ओवर से ज़्यादा बॉल नहीं डाल सकता। 10 ओवर के बाद उसको दूसरा बॉलर को चांस देना होता है, ठीक है। तो वन डे मैच में 50 ओवरों का गेम होता है, एक इनिंग 50 ओवर की होती है और एक बॉलर 10 ओवर से ज़्यादा नहीं डाल सकता। फर्स्ट बैटिंग टीम ट्राइज टू मेक मैक्सिमम रन स्कोर्स इन लिमिटेड ओवर 50 ओवर्स। जो पहली टीम बैटिंग के लिए उतरी है वो कोशिश करती है 50 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन का टारगेट सेट कर सके। आफ्टरवर्ड्स अपोजिंग टीम चेजेस द स्कोर, इफ दे स्कोर मोर देन द अपोनेंट दे विन। उसके बाद दूसरी जो टीम है वो इस
स्कोर को चेज़ करती है। अगर वो स्कोर से ज़्यादा रन बना लेती है तो ये वाली टीम जीत जाती है और पहली वाली टीम हार जाती है, और अगर दूसरी टीम कम रन बना पाती है तो फिर दूसरी टीम हार जाती है, फर्स्ट वाली टीम जीत जाती है ना। तो स्कोर, जो पहली टीम जो स्कोर सेट करती है, दूसरी टीम को उस स्कोर को चेज़ करना पड़ता है। अगर उसने उस स्कोर से ज़्यादा रन बना लिए तो दूसरी टीम जीत जाएगी, अगर उसने उस स्कोर से कम रन बनाए तो पहली टीम जीतेगी। गुड स्कोर रेट इज़ द गॉज ऑफ द गेम। तो कितना स्कोर रेट सेट किया है ये डिपेंड करता है कि आपका गेम कितना अच्छा खेला है। अगर पहली टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रेट बना दिए तो तुम्हारा गेम अच्छा माना जाएगा। द न्यू रूल ऑफ पावर प्ले हैज़ पेस्ड मोर टू वन डे मैच। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है क्रिकेट में, पावर प्ले होता है। अभी आगे चल के अच्छे से समझाऊंगी मैं। वन डे मैच में इस कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल होता है। कुछ टाइम दिया जाता है पावर प्ले के लिए, है ना। ये बैटिंग टीम के लिए एडवांटेज होता है कि आपको, अब मैं समझाऊंगी कि आगे चल के फील्डिंग पोजीशन इस तरह से बना दी जाती है ताकि बैटिंग टीम को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले रन स्कोर करने के। नाउ देयर आर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन विच कैन पुट प्रेशर on batting team by placing close fielding position. 9 fielders can field within 30 yard circle. एक्चुअली पावर प्ले में क्या होता है, एक एडवांटेज दिया जाता है बैटिंग टीम में, क्योंकि जितनी भी जो फील्डिंग जो टीम होती है उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपके 9 फील्डर्स आ जाने चाहिए। मतलब उनको दूर दूर खड़ा करना, मतलब बाउंड्री के पास खड़ा करना मना कर दिया जाता है और 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़ा हो, ताकि जो तुम्हारा बैटिंग टीम है वो लंबे लंबे शॉट्स मार के चौके छक्के लगा सके और ज़्यादा रन अपनी टीम के लिए बटोर सके। ठीक है, तो ये पावर प्ले होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। दिस कैन बी परफॉर्म इन 3 स्टेजेस। तो पावर प्ले 3 स्टेजेस में खेला जाता है और हर एक स्टेज में 5 ओवर दिए जाते हैं। देखो, तो एक तरीके से 15 ओवर्स का तुम्हारा पावर प्ले हो सकता है। तो 50 में से 15 जो ओवर्स होते हैं वो पावर प्ले में आ सकते हैं और हर एक स्टेज में 5 ओवर दिए जाते हैं, राइट। तो वो कैप्टन डिसाइड करता है उसको पावर प्ले कब चाहिए। तो जब वो मैच देखते हैं धीमा हो रहा है या रन स्कोर नहीं हुए तो उस हिसाब से ये चीज़ की जाती है, राइट। तो आप समझ गए कि तुम्हारा वन डे मैच क्या होता है। वन डे मैच 1 दिन का होता है और इसमें 50 ओवर का मैच होता है। पहली वाली जो टीम बैटिंग करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करती है और जो बॉलिंग टीम होती है वो जल्दी से जल्दी सारे प्लेयर्स को आउट करने की कोशिश करती है। ठीक है, फिर जो स्कोर खड़ा हुआ होता है उस स्कोर को चेज़ करने के लिए सेकंड टीम मैदान में उतरती है। अगर वो उस स्कोर से ज़्यादा रन बना लेती है तो सेकंड टीम जीत जाती है और अगर फर्स्ट वाली टीम का स्कोर ज़्यादा होता है तो फर्स्ट टीम जीत जाती है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है वन डे मैच में जिसको हम पावर प्ले कहते हैं। ये 3 स्टेजेस में खेला जाता है, हर एक स्टेज में 5 ओवर दिए जाते हैं और ये एक एडवांटेज होता है बैटिंग टीम के लिए। इसमें जो फील्डिंग टीम होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही रहेंगे ताकि जो फर्स्ट बैटिंग टीम है उसको बड़े शॉट्स यानी कि चौके छक्के मारने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने का मौका मिले, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट है क्रिकेट का, वो 2020 है। आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि आजकल टाइम की भी कमी है और लोग इस फॉर्मेट को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इन अ 2020 गेम द 2 टीम्स हैव अ सिंगल विनिंग ईच विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 20 ओवर्स। जो 2020 गेम होता है वो 20 ओवर्स का ही होता है, इसलिए इसको 2020 बोलते हैं। 20 तो पहला याद रखो, जो तुम्हारा टेस्ट मैच था वो 90 ओवर्स का था। एक दिन में 90 ओवर्स और 5 दिन लगातार खेलने हैं। जो वन डे मैच है वो एक ही दिन का मैच होता है और उसमें 50 ओवर होते हैं। जो 2020 होता है वो एक दिन का मैच होता है और उसमें 20 ओवर होते हैं। 2020 गेम इज़ कम्प्लीटेड इन अबाउट 3 आवर्स। तो 3 घंटे में तुम्हारा एक 2020 गेम कम्प्लीट हो जाता है विथ ईच इनिंग्स लास्टिंग अराउंड 75 to 90 मिनट्स एंड 10 to 20 मिनट्स इंटरवल। तो हर एक विनिंग में करीब 75 से 90 मिनट लगते हैं और करीब 10 से 20 मिनट का इंटरवल होता है, राइट। तो करीब 3 घंटे में तुम्हारा ये मैच ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ मच शॉर्टर देन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ द गेम। तो पहले के जो वनडे मैच है या टेस्ट मैच है उससे ये मैच जो फॉर्मेट है काफ़ी छोटा होता है एंड इज़ क्लोजर टू द टाइम स्पेन ऑफ अदर पॉपुलर टीम स्पोर्ट। तो जैसे फुटबॉल का टीम 1.5 घंटे 2 घंटे का मैच होता है ना फुटबॉल वगैरह का, तो क्रिकेट का भी उसी तरीके से 2020 एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसमें से 20 ओवर का मैच होगा जो दोनों टीम खेल के इसको 3 घंटे में ख़त्म कर देती हैं।
दिस फास्ट पेस फॉर्म ऑफ द गेम इज़ वेरी अट्रैक्टिव अमंग स्पेक्टेटर्स एंड व्यूअर्स ऑन द टेलीविजन। तो ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस फॉर्मेट को देखना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वो होता है और लोग अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इस फॉर्मेट को देखना पसंद करते हैं, या तो टेलीविज़न पे या डायरेक्टली स्टेडियम में जाके, राइट। तो इसमें एक पिक्चर दी है जिसमें प्लेइंग फील्ड और इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है। ये तो आप देख रहे हो, ये पूरा इन्होंने क्रिकेट पिच बनाई हुई है, ठीक है। ये मेजरमेंट दिया गया है, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। करीब जो पिच है तुम्हारी 20.12 मीटर की है, या 66 इंच बोल सकते हैं। ये बॉलिंग क्रीज़ है, ये विकेट क्रीज़ है, यहाँ पे विकेट रखे हुए हैं, ये बॉलिंग क्रीज़ है, ये पॉपिंग क्रीज़ होती है, राइट। ये रिटर्न क्रीज़ है, लौट के आके यहाँ तक आना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मेजरमेंट है। तो ये रफ एक आइडिया है पिच का। अगर आप पूरा क्रिकेट का मैदान देखेंगे तो आप देखोगे इस तरीके से एलिप्टिकल शेप में होता है, ओवल शेप में होता है ना। ये चारों तरफ स्पेक्टेटर्स बैठे रहते हैं, यानी कि दर्शक बैठे रहते हैं, उनको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। सामने एक स्क्रीन लगी रहती है जिसमें ये जो मैच खेल रहे होते हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो दूर दूर बैठे होते हैं उनको इस स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होता है कि आखिर पिच पे क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस होती है ना, तो एकदम क्लियरली नहीं दिखता है। तो वो स्क्रीन पे देख के एकदम क्लियरली देख लेते हैं कि अच्छा पिच पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, राइट। पिच में 2 बैट्समैन होते हैं, एक विकेट इस तरफ होता है पिच के, एक अपोजिट एंड में होता है, और फील्डर्स होते हैं जो पूरी फील्ड में अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। एक इनर सर्कल है जो 30 यार्ड्स का है, या आप उसको 27.4 मीटर बोल सकते हो। ये लास्ट में आप देख रहे हो, ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। और ये एक बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल में चौके छक्के लगते हैं, ठीक है। इसके अगर क्रॉस कर जाते हैं तो उसको 4 रन या 6 रन बोला जाता है, राइट। तो ये इसका मैदान का एक पिक्चर है। इस पेज में कुछ डायग्राम्स दिखाए हैं जिसमें बताया गया है कि बैट की लंबाई करीब 38 इंच लंबा बैट होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, उसकी चौड़ाई करीब 4.5 इंच होती है, सेंटीमीटर्स में 10.8 होता है। जो बॉल होता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 9 इंचेस का होता है, ठीक है ना, यानी कि 22.8 इंच बड़ी बॉल होती है। लेदर की बॉल रहती है, या तो रेड कलर की रहती है या वाइट कलर की रहती है। जो विकेट होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 28 इंच होती है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 9 इंच होती है। तो ये आपको मेजरमेंट याद रखना है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है क्रिकेट खेलते वक्त? कुछ प्रोटेक्टिंग गार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे हेलमेट पहनता है बैट्समैन, है ये इसकी यूनिफॉर्म होती है, क्लोथिंग। फिर थाइस पे थाई गार्ड लगाता है, एब्डोमेन में एब्डोमेन गार्ड लगाता है, बैट यूज़ करता है, बॉल यूज़ करता है, वो हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स यूज़ करता है, राइट। और पैर में वो पैड्स पहने हुए, पैरों में शूज़ पहने हुए। ये विकेट है तो इसे विकेट के ये स्टम्प्स होते हैं, ये स्टम्प 1 2 3 है ना। जो विकेट कीपर होता है वो कीपिंग ग्लव्स पहनता है, और वो कीपर पैड भी पहनता है ताकि बॉल उसके पैरों में ना लगे, ठीक है ना। ये भी एक हेलमेट लगाता है। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं, हेलमेट, कीपर पैड, कीपिंग ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स, क्लोथिंग, स्टम्प्स, बॉल, बैट, थाई एंड एब्डोमेन गार्ड, पैड्स एंड शूज़, राइट। तो इस डायग्राम में ये दिया गया है। इस डायग्राम में आपको दिखा है जो फील्ड होती है वो करीब 135 मीटर चौड़ी और 175 मीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग पोजीशन दी गई है कि इस पोजीशन को लॉन्ग स्टॉप कहते हैं, इसको लॉन्ग लेग, इसको डीप स्क्वायर लेग, इसको डिप, इस तरीके से उन्होंने सारे पोजीशन को मार्क कर रखा है इस पिक्चर में। बीच में पिच है आपकी, यहाँ पे बॉलर खड़ा रहता है और यहाँ पे बैट्समैन खड़ा रहता है, और बैट्समैन के पीछे यहाँ पे विकेट कीपर रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइकर है, ठीक है। ये बॉलर है, ये स्ट्राइकर है, और स्ट्राइकर के पीछे यहाँ पर तुम्हारा विकेट कीपर खड़ा रहता है, ठीक है ना। फिर बाकी और जो टर्म्स है वो उसमें दिया गया है, और यहीं पे बॉलर के यहीं पे इस साइड ही अंपायर खड़ा रहता है, दूसरा अंपायर की पोजीशन ये होती है, राइट। और बाकी अलग अलग पॉइंट्स दिए गए। इस डायग्राम को ध्यान से देखना तो आपको अलग अलग पॉइंट का मतलब पता चल जाएगा कि मिड ऑन क्या होता है, मिड ऑफ क्या होता है, काउ कॉर्नर क्या है, लॉन्ग ऑन क्या है, स्ट्रेट हिट, लॉन्ग ऑफ। हालांकि इतना डिटेल में एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में तो आप इन डायग्राम को अच्छे से देख के इन पॉइंट्स के बारे में समझ सकेंगे। तो आप जब मैच देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्या टिप्स है रिमेंबर रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए? ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आएगा। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर्स तो खेलते हैं और 5 एक्स्ट्रा रखते हैं इन केस कभी किसी को इंजरी हो जाए। तो टोटल कितने सिलेक्ट होते हैं? 16 प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं। कितने एम्पायर्स होते हैं? 2 तो फील्ड पे ही रहते हैं और एक थर्ड एम्पायर होता है। क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है? 5.5 आउंस। अगर ग्राम में देखा जाए करीब 156 ग्राम की बॉल होती है। जो बॉल की सरकमफ्रेंस यानी कितना बड़ी बॉल होती है? 9 इंच की होती है, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर बड़ी बॉल होती है। बॉल का जो कलर होता है वो रेड या वाइट होता है और लेदर से बनी बॉल होती है।
बैट की जो लंबाई होती है वो 38 इंच यानी कि 96.5 सेंटीमीटर होती है। जो बैट का सबसे चौड़ा हिस्सा है वो 1/4 इंच का है, हालांकि डायग्राम में इसको 4.5 दिखा है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, या सेंटीमीटर में याद रखो 10.8 सेंटीमीटर चौड़ा बैट होता है। जो पिच की ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 10 फीट की होती है। जो ग्राउंड का शेप होता है वो एलिप्टिकल होता है, इसकी लंबाई 175 मीटर होती है, चौड़ाई 135 मीटर होती है। जो स्टम्प्स के बीच में दूरी है, यानी आपको पता है ना पिच के दोनों साइड स्टंप रहते हैं, ठीक है ना, ये पिच है आपकी, राइट, एक स्टंप आपके यहाँ लगा हुआ है और दूसरा यहाँ लगा हुआ है, तो इन दोनों स्टंप के बीच की जो दूरी होती है वो होती है करीब 66 फीट की, ठीक है, 66 फीट यानी 22 यार्ड्स की। जो स्टंप की हाइट होती है वो 28 इंच होती है, यानी जो स्टंप्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो तुम्हारी होती है 28 इंचेस की। जो ब्रेथ यानी चौड़ाई होती है वो करीब 9 इंच की होती है। जो बेल्स होती हैं यानी कि इनके ऊपर जो गुल्ली जो लगी रहती है ना, स्टंप होता है और उसके ऊपर एक छोटी छोटी लकड़ी लगी रहती है जिसे गुल्ली हम हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश में हम बेल्स बोलते हैं। उसकी जो वो होती है चौड़ाई, सॉरी, उसकी जो साइज़ होती है वो 4.5 इंच होती है, यानी कि 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इनर सर्कल फ्रॉम विकेट, जो इनर सर्कल होता है ग्राउंड में, जो इनर सर्कल होता है वो 30 यार्ड का होता है, हमने बताया है ना ग्राउंड का, ये तो बाउंड्री है, और बीच जो इनर सर्कल है वो तुम्हारा 30 यार्ड्स का होता है, राइट। जो साइड स्क्रीन है वो 6/3 मीटर की, जो यहाँ पे स्क्रीन लगी है वो 6/3 की है, राइट। आउटर सर्कल जो क्रिकेट का होता है वो 75 यार्ड का होता है, तो याद रखो इनर सर्कल 30 यार्ड्स का है, आउटर सर्कल 75 यार्ड्स का है। मैच की जो फॉर्मेट है वो 3 है, हमने देख चुके हैं, टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है और 2020 होता है, राइट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है टर्मिनोलॉजी। इन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगी इसको आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। और देखिए ध्यान से, सबसे पहले ओवर क्या होता है आपको पता है ना, इन दिस द प्लेयर हैज़ टू डिलीवर और बॉल फॉर 6 टाइम्स लीगल सक्सेसिवली फ्रॉम वन एंड। एक एंड पे खड़े होके बॉलर को 6 बार बॉल डालनी पड़ती है, बॉलिंग करनी पड़ती है ना। तो एक ओवर कितने बॉल का होता है, 6 बॉलों का होता है, मतलब एक बॉलर 6 बार बॉल को डालेगा यानी कि बॉलिंग करेगा। तो एक ओवर कितने का होता है, 6 बॉल्स का होता है। डेड बॉल क्या होती है, व्हेन बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ द बॉलर आफ्टर थ्रो। सपोज करो बॉलर ने बॉल फेंकी और बॉल लौट के उसी के हाथ में आ गई, तो उसको फिर डेड बॉल माना जाता है, राइट। नो बॉल क्या होती है, व्हेन द बॉलर कमिट्स सम नॉन लीगल एक्शन टू बॉल, फ्री हिट इज गिवन ऑन नो बॉल। सपोज करो जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसने कोई नॉन लीगल मतलब इलीगल एक्शन किया है ना, तो फिर इस बॉल को कंसिडर नहीं किया जाएगा और बैट्समैन को फ्री हिट दिया जाएगा। फ्री हिट क्या होता है, इट इज डिलीवरी टू अ बैटर इन विच द बैटर कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एनी मेथड अदर देन रन आउट और डबल हिट, इट इज़ गिवन फॉर नो बॉल। फ्री हिट, जब कोई बॉलर बॉल के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसकी बॉल को नो बॉल डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद बैटर को फ्री हिट का एडवांटेज दिया जाता है। फ्री हिट में क्या होता है, बैटर को एडवांटेज होता है कि वो किसी और तरीके से आउट नहीं हो सकता है, वो तभी आउट कहलाएगा जब वो रन आउट होगा या डबल हिट होगा, है, और इस बॉल को हम नो बॉल कहेंगे, राइट, समझ में आ गया। तो मतलब बाकी और किसी तरीके से अगर उसको जैसे कैच करके आउट किया तो वो चीज़ वगैरह आउट नहीं मानी जाएगी, वो तभी आउट माने जाएगा अगर तुमने नो बॉल के बाद अगर उसको बॉलिंग करी और अगर वो रन आउट हुआ या डबल हिट हुआ तब ही बैट्समैन आउट माना जाएगा। इसके अलावा अगर उसको किसी और तरीके से आउट किया तो फिर उसको आउट नहीं माना जाएगा, राइट। तो नो बॉल के बाद ये फ्री हिट एक एडवांटेज दिया जाता है बैट्समैन को, क्योंकि नो बॉल एक इलीगल एक्शन है जो बॉलर ने किया बॉलिंग करते वक्त, तो उसको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी किस रूप में देते हैं, एक बैट्समैन को फ्री हिट का एडवांटेज देके। वाइड बॉल क्या होती है, बॉलर दैट इज जस्ट टू बी टू वाइड ऑफ द स्टम्प्स फॉर द बैट्समैन टू प्ले। मतलब बॉलर ने इतनी दूर बॉल फेंकी कि बैट्समैन उसको मार ही नहीं सकता है ना, मतलब बैट्समैन की रीच के बाहर उसने अगर बॉल फेंक दी बॉलर ने तो फिर उसको वाइड बॉल कहेंगे, ठीक है। तो अंपायर जो होता है वो इशारा करके बताता है कि ये वाइड बॉल है, तो फिर उसको नहीं माना जाता है। बाय क्या होता है, व्हेन द बैट्समैन टेक्स रन ड्यू टू मिस फील्डिंग विदाउट द बॉल टचिंग हिज बैट। क्या हुआ, जब मिस फील्डिंग हो जाती है और बैट्समैन रन ले लेता है जबकि बॉल उसकी बैट को टच ही नहीं किया, राइट। बॉलर ने बॉल मारी क्रिकेट बैट्समैन को और बैट्समैन का बैट टच नहीं हुआ, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से बॉल दूर चली गई और बैट्समैन ने रन ले लिया, तो उसको बाय बोलते हैं। व्हेन द बैट्समैन टेक्स रन ड्यू टू मिस फील्डिंग विदाउट द बॉल टचिंग हिज बैट,
लेग बाय क्या होता है? व्हेन द बैट्समैन टेक्स अ रन बाय द स्निक ऑफ पैड, जब बॉल आपके जो बॉल बैट्समैन के बैट से ना टकरा के उसके पैड की साइड से टकराती है और बैट्समैन उसमें रन ले लेता है तो उसको लेग बाय बोलते हैं। यानी कि बॉल ने बैट को टच नहीं किया, तो बाय में भी नहीं टच करती है, लेग बाय में भी नहीं टच करती है। बाय में तो उसके किसी भी हिस्से को टच नहीं करती है बैट्समैन के, लेकिन बॉल मिस फील्डिंग की वजह से दूर चली जाती है और बैट्समैन को मौका मिल जाता है रन स्कोर करने का, तो वो दौड़ जाता है। जबकि लेग बाय में उसकी बॉल बैट को ना टच करके उसके स्टम्प को, उसके पैड को टच करती है, सॉरी, और वो ऐसे में बॉल दूर चली जाती है और वो रन ले लेता है। अपील क्या होती है? इट इज़ अ रिक्वेस्ट और शाउट्स बाय फील्डिंग प्लेयर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैट्समैन टू बी गिवन आउट बाय द एम्पायर। सपोज करो बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन ने उसको मारा, अब फील्डर्स को ये लगा कि बैट्समैन आउट है, तो सारे के सारे जो फील्डर हैं वो एक साथ चिल्ला के हाउस दैट करके एम्पायर से अपील करते हैं कि देखो ये क्या है, आउट है क्या, तो इसको अपील कहते हैं, है ना, कि मुझको लग रहा है कि बैट्समैन आउट हो चुका है, मतलब फील्डर्स को ऐसी फीलिंग आती है कि बैट्समैन आउट हो गया है, तो वो अपील करते हैं एम्पायर को, फिर एम्पायर अपना फाइनल जजमेंट देता है कि वो वाकई आउट है कि नहीं। बाउंसर क्या होती है? व्हेन द बॉलर बोल्स द बॉल फास्ट एंड शॉर्ट सो एज टू राइज अबव द शोल्डर लेवल आफ्टर पिचिंग। बॉलर ने बॉल को बहुत फास्ट और शॉर्ट उसमें फेंका है, तो ऐसी बॉल जब बैट्समैन के शोल्डर के अबव जाती है तो उसको बाउंसर कहते हैं, है ना, कि उन्होंने उसमें बाउंसर डाला। बाउंसर मतलब क्या होता है? व्हेन द बॉलर बोल्स द बॉल फास्ट एंड शॉर्ट सो एज टू राइज अबव द शोल्डर लेवल आफ्टर पिचिंग, मतलब पिच से टकराने के बाद जो बॉल है वो बैट्समैन के शोल्डर के ऊपर जाती है, एक ऐसी फास्ट और शॉर्ट बॉल जो बैट्समैन के शोल्डर के अबव जाती है उसको बाउंसर कहते हैं। इट इज़ यूजली बोल्ड बाय द फास्ट बॉलर इन विच द बॉल बाउंसेस वंस एंड देन रीचेज द बैटर एट द हेड एंड। ये अधिकतर जो फास्ट बॉलर होते हैं वो बाउंसर डालते हैं, उनकी बॉल पहले एक बार बाउंस होती है और फिर वो उसकी ऊंचाई बैटर के हेड के, है ना, मतलब शोल्डर अबव शोल्डर चली जाती है, यानी कि सिर के ऊंचे उसकी वो बॉल पहुंच जाती है, राइट, तो उसको बाउंसर डाला कहता है, तो उसमें चांसेस रहते हैं ना कि आउट हो जाएगा। योकर क्या होती है? व्हेन द बॉल इज जस्ट बाउंस अंडर द बैट, एकदम बैट के पास आके अगर बॉल बाउंस हो रही है ना, बॉलर ने इस तरह से बॉल डाली कि जो बॉल है वो सीधे उसके बैट के पास आके बाउंस करेगी, तो फिर वो योकर कहलाएगी, है ना, बीच में, पिच के बीच में नहीं कर रही है, वो सीधे बैट्समैन के बैट के पास आके वो बाउंस हो रही है, तो फिर उसको योकर कहते हैं। मेडन ओवर होती है अगर किसी भी ओवर में अगर एक भी रन नहीं बना, कोई एक ऐसा ओवर है जिसमें बैट्समैन एक भी रन नहीं बना पाया, तो उसको मेडन ओवर कहते हैं। द ओवर इन विच नॉट इवन अ सिंगल रन इज स्कोर्ड। डक क्या होता है? द बैट्समैन गेट्स आउट विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल रन, अगर कोई बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है तो उसको कहते हैं डक, राइट। सेंचुरी क्या होती है? बैट्समैन स्कोरिंग 10 और 100, अगर किसी बैट्समैन ने 100 रन्स बना लिए हैं विदाउट गेटिंग आउट तो फिर उसको सेंचुरी कहते हैं। अगर 0 पे आउट हो गए तो डक कहोगे, अगर 100 रन बना लिए तो सेंचुरी कहोगे। हाउस दैट वही है अपील, एन अपील बाय द फील्डिंग प्लेयर्स टू द एम्पायर टू कंसिडर द डिलीवरी ऑफ द बॉल क्लियरफुली। अपील जो फील्डिंग प्लेयर्स होते हैं उनके द्वारा एम्पायर से अपील की जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप देखिए कि ये किस तरह से बॉल डिलीवर हुई है, क्योंकि उनको ये लगता है कि बैट्समैन आउट हुआ है। इस तरीके से वो एम्पायर को प्रेशराइज करते हैं एक बार फिर से ध्यान से देखने के लिए, ताकि वो अपना डिसीजन चेंज कर सकें, और अगर बैट्समैन आउट है तो फिर वो आउट डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेरेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच द कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड में कॉल द बैट्समैन ऑफ द फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर्स एंड डिसकंटिन्यू देयर इनिंग्स। अधिकतर टेस्ट मैच में देखने को मिलता है जब कैप्टन ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं, उसको बीच में ही इनिंग्स के बीच में ही उसको अपनी टीम को वापस बुलाना है, भले ही उसने कितना भी स्कोर बना लिया है, मतलब जो बैटिंग टीम है उसने भले ही कितना स्कोर बना लिया है, लेकिन अगर कैप्टन डिसाइड कर लेता है कि मैच को हमको आगे नहीं खेलना है, बस यहीं डिसकंटिन्यू करना है, तो उसको फिर डिक्लेरेशन कहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं इस चीज़ के, या तो उस कैप्टन को ऐसा लग जाए कि यार सफिशेंट रन्स बन चुके हैं, अब हमको और बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो इस तरीके से फिर वो इनिंग को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर देता है कैप्टन, तो उसको डिक्लेरेशन कहते हैं हम।
बॉडी लाइन बॉलिंग क्या होती है? टाइप ऑफ नेगेटिव बॉलिंग इन विच द बॉल इज एम्ड एट हिटिंग द बॉडी ऑफ द बैट्समैन। ये एक नेगेटिव तरीका है बॉलिंग करने का, जिसमें बॉलर कोशिश करता है कि बैट्समैन की बॉडी को जाके लगे, है ना। गेम खेलते के, अभी इंसान ही है, गेम खेलते खेलते गुस्से में आ जाते हैं, तो वो ऐसी बॉलिंग करते हैं कि पता चला जाके सामने वाले के सर में लग रही है या बॉडी में कहीं लग रही है, तो उसको ये, लेकिन ये नेगेटिव बॉलिंग है, ये सही नहीं मानी जाती है। बॉडी लाइन बॉलिंग कहते हैं जब बैट्समैन की बॉडी में बॉल लगती है। ओवर थ्रो क्या होता है? If a fielder throws the ball and no other fielder is able to stop the throwing ball, the batsman is able to score runs or a boundary. Such runs are termed as overthrow. Suppose करो बॉलर ने बॉल मारी, बैट्समैन ने उसको मारा, ठीक है। अब जो फील्डर जिसके पास ये बॉल गई, वो स्टंप्स के तरफ इस बॉल को फेंकेगा, लेकिन वो वहाँ जो फील्डर खड़ा है वो इस बॉल को नहीं रोक पाया और बॉल दूसरी तरफ निकल गई, है ना। और इसकी वजह से या तो चौका लग गया या बैट्समैन को और चांसेस मिल गए और रन को स्कोर करने का, तो उसको ओवरथ्रो कहते हैं। मतलब एक फील्डर सही पोजीशन पे बॉल नहीं थ्रो कर पाया और बॉल एक तरफ से आके दूसरी तरफ चली गई और फील्डर उसको रोक नहीं पाए, तो उसको ओवरथ्रो कहते हैं। फिर से देखो, इफ़ अ फील्डर ओवरथ्रोज द बॉल एंड नो अदर फील्डर इज एबल टू स्टॉप द थ्रोइंग बॉल। अगर एक फील्डर ने बॉल को थ्रो करी और बाकी दूसरे जो फील्डर है वो इस बॉल को नहीं रोक पाए सही समय पर, तो बैट्समैन को चांस मिल जाता है और रन स्कोर करने का या बाउंड्री मारने का, क्योंकि उस बाउंड्री पे टच हो सकती है ना। सच रन्स आर टर्म्ड एज ओवरथ्रो। मतलब ये मिस फील्डिंग का ही नतीजा है, जब एक फील्डर ने बॉल फेंकी लेकिन वो सही पोजीशन में नहीं फेंक पाया ताकि रन लेने से रोक सके, और वो बॉल दूसरी तरफ चली गई और दूसरी तरफ इतनी तेज़ी से गई कि पहले बाउंड्री टच कर गई, तो फिर उसको ओवरथ्रो कहेंगे। या बैट्समैन को इतना टाइम मिल गया कि उसने 1 रन की जगह 2 रन ले लिए या 2 रन की जगह 3 रन ले लिए, तो फिर वो ओवरथ्रो कहलाती है। स्टांस क्या होती है? इट इज़ अ पोजीशन और पोस्चर ऑफ बैट्समैन एट द क्रीज बिफोर फेसिंग अ डिलीवरी। डिलीवरी फेस करने के पहले बैट्समैन जो पोजीशन लेता है, मतलब बॉलर बॉलिंग करने वाला है, उसके उस टाइम पर बैट्समैन जो अपनी पोजीशन लेता है क्रीज पर, उसको स्टांस कहते हैं। तो स्टांस मतलब बैट्समैन की पोजीशन, वो किस तरीके से उसने अपना पैर रखा है, बैट रखा है और किस तरह से वो खेलने वाला है, उसकी जो खेलने की पोजीशन होती है बैट्समैन की, उसको स्टांस कहते हैं। टॉस क्या होता है? आपको पता है, गेम का स्टार्टिंग टॉस से होता है। इसमें एक कॉइन उछाला जाता है और हेड एंड वो देखा जाता है कि क्या आया आपका, और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन जीता है और कौन डिसाइड करेगा कि बैटिंग कौन करेगा और बॉलिंग कौन करेगा। इट इज़ द प्रोसीजर बिफोर द मैच टू डिसाइड विच टीम विल परफॉर्म द बैटिंग और फील्डिंग, है ना। तो जो जीतता है टॉस, वो डिसाइड करता है कि उसको बैटिंग पहले करनी है या फील्डिंग पहले करनी है। तो ये एक कंपलसरी एक वो चीज़ है। मैच को स्टार्ट करने के पहले टॉस होता है। टॉस में जो टॉस जीतता है वो ये डिसाइड करता है कि उसको बैटिंग करनी है या फील्डिंग, उसके पास ये डिसीजन पावर होती है। पॉपिंग क्रीज क्या होती है? आपने देखा था कि डायग्राम में एक पॉपिंग क्रीज बनी थी विकेट के आगे। इट इज़ द एज एरिया ऑफ द पिच विच इज़ एन अनसेफ जोन फॉर द बैट्समैन। इट रिस्क द बैटर आफ्टर द बाउंस। ये जो पॉपिंग क्रीज होती है एक अनसेफ जोन होती है बैट्समैन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इट रिस्क द बैटर आफ्टर द बाउंस, क्योंकि यहाँ पर जो बैटर होता है उसको बाउंस के बाद एक रिस्क रहता है। इट इज़ अ लाइन दैट रन्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस अ क्रिकेट पिच। इट इज़ 4 फीट इन फ्रंट ऑफ द स्टम्प्स एंड पैरेलल टू द बॉलिंग क्रीज। ये स्टम्प से करीब 4 फीट की दूरी पे ये लाइन बनती है और ये बॉलिंग क्रीज के पैरेलल रहती है। और ये जो तुम्हारा जो बैट्समैन है इसके लिए अनसेफ जोन माना जाता है, क्योंकि अगर इस लाइन के बाहर अगर बैट्समैन हुआ तो वह, और अगर बॉल तुम्हारी उसको लग गई तो आउट माना जाता है। चिनामैन क्या होता है? व्हेन अ लेफ्ट आर्म स्पिनर डिलीवर्स एन ऑफ ब्रेक बॉलिंग इट इज़ टर्म्ड एज चिनामैन। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर डिलीवरी देता है जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग कहलाती है, फिर उसको चिनामैन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। रनर क्या होता है? सप्लीमेंट प्लेयर टू द बैट्समैन हु रन्स फॉर द बैट्समैन इन केस ऑफ इंजरी इलनेस वाइल प्लेइंग। सपोज करो एक बैट्समैन खेल रहा है, उसको खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई या बाई चांस उसको कोई इलनेस है, तो उसकी जगह पे दौड़ने के लिए जब दूसरा बैट्समैन उसके बगल में खड़ा किया जाता है उसको रनर कहते हैं। मतलब जो ये रनर होता है वो बैटिंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन बैट्समैन की जगह रन बनाने के लिए दौड़ सकता है, राइट। तो अगर इंजरी हो गई है या उसकी तबीयत ख़राब है बैट्समैन की, तो उसकी जगह एक रनर रखा जाता है उसके सप्लीमेंट में, उसके मतलब उसके जगह वो दौड़ता है। ठीक है,
हैट्रिक क्या होती है? बॉलर गेट्स 3 विकेट्स इन 3 सक्सेसिव बॉल्स, दैट इज द बॉलर डिसमिसेस 3 बैट्समैन ऑन 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स। सपोज करो एक बॉलर ने बॉल डाला और 3 बॉल्स में, 3 लगातार बॉल्स में उसने 3 लगातार विकेट आउट कर दिए, बैट्समैन आउट कर दिए, 3 विकेट ले लिए अगर उसने, तो फिर वो हैट्रिक कहलाएगा। मतलब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, पहली बॉल में उसने एक बैट्समैन आउट कर दिया, फिर दूसरी बॉल डाली उसमें आउट कर दिया, फिर तीसरी बॉल में भी एक मार दिया, मतलब लगातार उसने 3 बॉलों में 3 बैट्समैन को अगर आउट कर दिया तो वो हैट्रिक मानी जाती है। द बॉलर डिसमिसेस 3 बैट्समैन ऑन 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स, मतलब ये, लेकिन ये बॉल लगातार होनी चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। फॉलो ऑन क्या होता है? इट इज़ given in test match when batting team cannot score sufficient runs and the lead is more than 200 runs, it may be given follow on or to bat again। कभी कभी मैच ऐसा होता है कि पहली वाली टीम ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और दूसरी टीम खेलने आई, वो बहुत ही जल्दी आउट हो गई है, मतलब तुम्हारा कि जो डिफरेंस है दोनों टीम के बीच में वो 200 रन से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ जाए। सपोज को पहले वाले ने स्कोर खड़ा किया था 250 का और जो दूसरी टीम खेलने आई वो 50 रन्स में ही ऑल टीम आउट हो गई, तो करीब 200 रन से ज़्यादा का अंतर आ गया ना दोनों टीम में। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर उसको दूसरी टीम को दोबारा मौका दिया जाता है कि भैया तुम फिर से बैटिंग कर लो, है ना। स्वीप शॉट क्या होता है? इन दिस द बैट्समैन हिट्स द बॉल टू अ डीप एंगल वाइल नीलिंग डाउन। स्वीप शॉट में क्या होता है? जो बैट्समैन होता है वो नील डाउन करके एकदम पूरा घुमाकर बैट चलाता है ना, एक डीप एंगल में, काफ़ी दूर जाती है बैट। सचिन को देखना है शॉट मारते हुए, स्वीप शॉट करते हुए। इन दिस द बैट्समैन हिट्स द बॉल टू अ डीप एंगल वाइल नीलिंग डाउन, तो मोड़ कर नील डाउन होकर वो एक बड़ा तेज घुमा के पूरा बैट मारता है ताकि उसकी बॉल काफ़ी दूर तक जाए, उसको स्वीप शॉट कहते हैं। अब आता है आपका रिवर्स स्वीप। अ बॉल इज प्लेड लाइक अ स्वीप बट टूवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ हिज नॉर्मल हैंड। रिवर्स स्वीप भी तुम्हारा स्वीप के साथ ही खेला जाता है, लेकिन इस बार दूसरी, मतलब जो सपोज करो राइट हैंड बैट्समैन है, वो मोस्टली बॉल्स को राइट हैंड की तरफ डालता है। अगर वो राइट हैंड की अगर लेफ्ट हैंड की तरफ डाल दे तो फिर वो रिवर्स स्वीप कहलाएगा। मतलब जनरली वो जिस डायरेक्शन में बॉल बैटिंग करता है उस डायरेक्शन में ना करके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो बैटिंग कर रहा है तो उसको फिर रिवर्स स्वीप कहते हैं। बॉल टेम्परिंग क्या होती है? इट इज़ द इंटेंशनल डैमेज टू द बॉल बाय द फील्डर प्लेयर्स टू गेट अनड्यू एडवांटेज इन द स्विंग ऑफ द बॉल ड्यूरिंग बॉलिंग। अगर बॉलर बॉल को इंटेंशनली डैमेज करता है ताकि उसको स्विंग करवा सके तो फिर इसको बॉल टेम्परिंग कहते हैं। मतलब उसमें मिट्टी रगड़ दे या उसको हल्का सा खुरच दे बॉल को ताकि बॉल स्विंग हो जाए, है ना, और जिससे बैट्समैन आउट हो सकता है। तो अगर इलीगल तरीके अपने अभी खेलते खेलते ऑटोमेटिकली उसमें कुछ डैमेज हो गया देन दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर बॉलर ने जानबूझ के उसको डैमेज करने की कोशिश करी है बॉल को तो उसको बॉल टेम्परिंग कहते हैं। देख रहे मैच खेलते वक्त ये सब चीज़ें बहुत सुनने में आती है कि अरे बॉल टेम्पर हुई है यार, वो तो फिर वो गलत माना जाता है। गुगली क्या होती है? अ बॉल बोल्ड इन सच अ वे दैट इट टर्न्स अपोजिट देन व्हाट इट सीम्स टू बी। क्या होता है? जैसे बॉल सामने वाले ने बॉलर ने बॉल डाली, अब लग रहा है कि ये बॉल ऐसी आएगी और उसकी जगह वो उल्टी तरीके से आ जाए, मतलब लगे कि वो बाउंसर आ रही है, बाउंसर की जगह वो तुम्हारी मतलब दूसरे तरीके की बॉल हो जाए वो, तो फिर उसको क्या कहेंगे? गुगली कहेंगे। मतलब वो जैसी एक्सपेक्ट हो रही थी कि ये बॉल ऐसी पड़ेगी वैसे ना पड़ के वो दूसरे किसी और तरीके से पड़ जाती है तो फिर उसको गुगली कहते हैं। ऑन साइड क्या होता है? इट इज़ द राइट साइड एरिया ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन। राइट हैंडेड बैट्समैन का जो राइट साइड एरिया होता है वो ऑन साइड कहलाता है, राइट। मतलब जो बॉलर की तरफ जो एरिया फेस कर रहा होता है उसको, जो राइट हैंड बैट्समैन है तो उसका जो राइट साइड एरिया है जो बॉलर की तरफ है उसको ऑन साइड कहेंगे, और उसका दूसरा वाला जो साइड होता है उसको ऑफ साइड कहते हैं। डॉट बॉल क्या कहती है? अ गुड लेंथ बॉल बोल्ड बाय बॉलर ऑन विच द बैट्समैन कैन नॉट स्कोर रन। बॉलर ने ऐसी बॉल मारी, ऐसे पूरी फुल लेंथ की बॉल मारी कि बैट्समैन को वो बॉल ज़्यादा दूर तक हिट करने का मौका नहीं मिला ताकि वो रन स्कोर ना कर पाए। मतलब होता है ना बहुत बार वो बैट्समैन बॉल को हिट तो कर देता है लेकिन वो इतनी कस के हिट नहीं कर पाता है, वो बॉल पास ही में गिर जाती है और जिसकी वजह से बैट्समैन रन को स्कोर नहीं कर पाता है। तो ऐसी बॉल को डॉट बॉल कहते हैं, मतलब जहाँ पर बैट्समैन को मौका नहीं मिलता है रन लेने का। लॉफ्टेड हिट क्या होती है? अ हिट बाय द बैट्समैन ऑन विच द बॉल इज लिफ्टेड अप इन एयर, है ना। इस तरीके से मतलब बैट्समैन ने बॉल को इस तरीके से मारा कि वो हवा में बहुत ऊंचाई तो उचकी, है ना, लेकिन ऐसी बॉल में कैच आउट होने का डर बड़ा रहता है
है ना। लेकिन बाई चांस अगर आप ऐसी पोजीशन में आपने मतलब काफ़ी ऊंची बॉल अगर आपने बैट्समैन ने मार दी तो उसको लॉफ्टेड हिट कहते हैं। अ हिट बाय द बैट्समैन ऑन विच द बॉल इज लिफ्टेड अप इन एयर, काफ़ी हवा में ऊंची जाती है। फुल टॉस क्या होता है? अ बॉल डिलीवर्ड बाय द बॉलर पिच राइट अप टू द बैट्समैन। फुल टॉस में जो बॉलर बॉल डालता है वो राइट बैट्समैन के पास आके पिच होती है राइट, तो उसको फुल टॉस कहते हैं। बॉल डिलीवर्ड बाय द बॉलर पिच्ड राइट अप टू द बैट्समैन। बाउंड्री फॉर सिक्स क्या होती है? बॉल हिट बाय द बैट्समैन इन द एयर विच लैंड्स आउटसाइड द बाउंड्री लाइन। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, इतनी ज़ोर से हिट किया कि वो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरती है, तो फिर वो बाउंड्री फॉर सिक्स कहलाती है। लेकिन अगर वो बाहर गिरने के पहले एक बार फील्ड को टच करती है फिर बाउंड्री के बाहर जाती है तो फिर उसको फोर कहते हैं, है ना। मतलब इतनी तेज बॉल उचकाई कि उसने सिर्फ एक बार ग्राउंड को टच किया और फिर उसके बाद वो बाउंड्री लाइन के बाहर गई तो फोर कहलाएगा। लेकिन बिना ग्राउंड को टच करे और डायरेक्टली बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई अगर बॉल तो वो फिर सिक्स कहलाती है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अ प्लेयर फ्रॉम द बैटिंग फील्ड साइड इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू प्लेयर। बैटिंग फील्ड साइड की तरफ से अगर कोई बैटर रिप्लेस होता है दूसरे बैटर के द्वारा तो को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। ऐसा कब होता है? जब सपोज कि बैटिंग टीम ने अपनी टीम डिक्लेयर कर दी कि भैया ये हमारे प्लेयर्स आएंगे खेलने, बाई चांस ऑल ऑफ सडन उस प्लेयर को कोई इंजरी हो गई या वो बीमार पड़ गया और वो नहीं खेल पा रहा है तो उसके बदले में जो प्लेयर खेलने आता है उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तभी तो गेम में सिर्फ 11 प्लेयर्स रखते हैं वो लोग, लेकिन उनकी टीम में 16 प्लेयर्स होते हैं। तो वो 16 प्लेयर्स क्यों होते हैं? इसीलिए ताकि बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो जाए तो उनके सब्स्टिट्यूट में हम किसी को भेज सकें, है ना। तो कट टू कट प्लेयर्स नहीं लेके चलते हैं। इन सुपर सब्स्टिट्यूट दिस रिप्लेस प्लेयर कैन नॉट बैट और फील्ड और बॉल विथ सर्टेन कंडीशन। जब सुपर सब्स्टिट्यूट होता है तो उसमें स्पेशल तरह की कंडीशंस होती हैं और ये जो प्लेयर होता है वो ना बैट कर सकता है, ना फील्ड कर सकता है, ना बॉलिंग कर सकता है। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज अ 12th मैन। इसको हम 12th मैन भी कहते हैं। वैसे 11 होते हैं टीम में, ये 12वां आदमी हो जाएगा। Substitution is replacement of the player but that the umpire allows when the player has been injured or become ill after nomination of the player which is given at the start of the match। तो मैच के स्टार्ट में उन्होंने अपने प्लेयर्स बताए थे कि हमारी टीम की तरफ से ये प्लेयर खेलेंगे, लेकिन मैच के दौरान अगर कोई एक तुम्हारा बैट्समैन बीमार पड़ जाता है या वो खेलने में असमर्थ हो जाता है तो उसके द्वारा उसकी जगह को जो दूसरा प्लेयर आता है खेलने को उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। पावर प्ले क्या होता है? इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ ओवर दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ODI एंड T20। जो पावर प्ले होता है ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो ODI और T20 में देखने को मिलता है। इन पावर प्ले देर इज़ टेम्परेरी एडवांटेज टू द बैटिंग साइड बाय फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे मैंने बताया था पावर प्ले में जो बैटिंग साइड की जो टीम होती है उसको एडवांटेज दिया जाता है क्योंकि जो बॉलिंग फील्ड होती है, जो बॉलिंग टीम होती है उनको फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन दे दिए जाते हैं। उनसे बोल दिया जाता है कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो 30 यार्ड के अंदर ही रहेंगे, उसके बाहर तुम्हारे फील्डर्स नहीं जा सकते, या एक या दो से ज़्यादा फील्डर्स 30 यार्ड के बाहर नहीं जा सकते। तो फिर ये एक तरीके से तुम्हारा क्या हो गया? बैटिंग टीम को एडवांटेज है और फील्डिंग टीम के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसको पावर प्ले कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैटिंग टीम होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने का मौका मिलता है क्योंकि ऐसे में बैटिंग टीम होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री मारने की कोशिश करती है, यानी कि चौका छक्का लगाने की कोशिश करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कर सकें। अब पावर प्ले इज़ द नेम A power play is the name of the fielding restrictions in limited overs and 2020 क्रिकेट, ठीक है। तो लिमिटेड ओवर्स और 2020 क्रिकेट में ये एक फॉर्मेट दिया गया है, इसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। मैंडेटरी पावर प्ले 1 to 10 ओवर्स, जो मैंडेटरी पावर प्ले होता है उसमें पहले 10 ओवर में पावर प्ले खिलाया जाता है। द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ एन इनिंग विल बी मैंडेटरी पावर प्ले। तो किसी भी इनिंग के पहले जो 10 ओवर्स होते हैं वो कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले होता है। दैट इज़ इन 1 डे फॉर्मेट। अगर 1 डे फॉर्मेट आप खेल रहे हो मैच तो पहले 10 ओवर में पावर प्ले अप्लाई होता है, मतलब इस वक्त बैटिंग टीम को एडवांटेज मिलता है और फील्डिंग टीम पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। ड्यूरिंग द मैंडेटरी पावर प्ले ओनली 2 फील्डर्स आर अलाउड आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल। जो पहले जब पावर प्ले चल रहा होता है तो तुम्हारे सिर्फ 2 फील्डर को ही अलाउ किया जाता है 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़ा होने का, बाकी के सारे फील्डर जो होते हैं वो 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही खड़े होते हैं। Between overs 11 and 40, a maximum of 4 fielders are allowed outside the 30 यार्ड सर्कल। फिर 11 से 40वें ओवर
के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 फील्डर्स ही 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े हो सकते हैं। और जो फाइनल 10 ओवर्स होते हैं यानी कि 41 से लेकर 50th ओवर तक जो होते हैं उसमें मैक्सिमम 5 फील्डर्स को अलाउ किया जा सकता है 30 यार्ड में। मतलब पहले 10 में तो 2 ही खड़े होंगे, फिर तुम्हारे जो 11 से 40 होंगे उसमें तुम 4 खड़े कर सकते हो, और फिर लास्ट के जो 10 ओवर्स बचते हैं उसमें आप 5 खड़े कर सकते हो 30 यार्ड। मतलब 2, 4 और 5 याद रखो। इट इज़ माउंटिंग प्रेशर ओवर द बैट्समैन बाय प्लेसिंग क्लोज फील्डिंग पोजीशन 9 प्लेयर्स इनसाइड द। तो इससे क्या होता है, बैट्समैन में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास ही सारे के सारे जो फील्डर होते हैं वो खड़े होते हैं, तो वो फटाफट बॉल मतलब उसको रन स्कोर नहीं करने देते हैं, है ना। तो बैट्समैन के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि अगर उसको रन स्कोर करना है तो उसको चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, मतलब बाउंड्रीज हिट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो फिर उसको वो सिंगल रन और डबल रन वो जो ले लेता है ना, वो लेने बड़ा मुश्किल होता है। तो बैट्समैन में भी प्रेशर माउंट हो जाता है। इट इज़ माउंटिंग प्रेशर ओवर द बैट्समैन बाय प्लेसिंग क्लोज फील्डिंग पोजीशन 9 प्लेयर्स इनसाइड द 30 यार्ड सर्कल, है ना। करीब 30 यार्ड सर्कल में 9 प्लेयर्स आ जाते हैं। इट कैन बी इन 3 स्टेजेस ऑन रिक्वेस्ट बाय द कैप्टन। तो 3 स्टेजेस में हो सकता है, और कैप्टन इसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमको पावर प्ले खेलना है, ठीक है ना। पिच क्या होता है, पिच तो आप जानते हो, जो टीम जो फील्ड होती है उसके बीच में जो एरिया होता है जहाँ पे बैट्समैन आपके बीच में दौड़ के रन लेते हैं, इसको पिच कहते हैं ना। ये पिच है, यहाँ पे एक बैट्समैन खड़ा है, यहाँ पे इसको पिच कहते हैं। द एरिया ऑफ द ग्राउंड बिटवीन द विकेट्स वेयर द बॉलर बोल्स द बॉल। तो यहाँ से बॉलर आ रहा है और यहाँ पे आके बॉलिंग करेगा। ड्राइव क्या होता है, इट इज़ हिटिंग द बॉल इन फ्रंट फील्ड। सामने की तरफ जब बॉल हिट करते हैं तो उसको ड्राइव कहते हैं। वुडन स्पून क्या होता है, ये कि मजाकिया टर्म है, एन अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल और टीम दैट हैज़ कम लास्ट इन द कॉम्पिटिशन। जो मैच में जो गेम में लास्ट आता है उस टीम को एक ऐसे ही अवार्ड दिया जाता है, उसको वुडन स्पून कहता है। एक तरीके से मजाक है इसमें, कह रहे हाँ आप लास्ट हैं तो लास्ट टीम को या लास्ट प्लेयर को जो मैच जिससे सबसे कम स्कोर किया है उसको ये अवार्ड दूँ। शॉर्ट लेग क्या होता है, इट इज़ क्लोज फील्डिंग पोजीशन टू द बैटर दस रिस्ट्रेनिंग द बैट्समैन नॉट टू हिट स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स द ऑन साइड। शॉर्ट लेग में क्या होता है, बैटर के पास ही एक फील्डर खड़ा कर दिया जाता है, एक क्लोज फील्डिंग पोजीशन है, ताकि बैट्समैन है ज़्यादा दूर तक बॉल ना फेंक सके, फटाक से उसकी बॉल पकड़ के फील्डर दे देता है ना, तो उसको रन स्कोर करने से रोकते हैं। इसको शॉर्ट लेग कहते हैं, मतलब बैट्समैन के काफ़ी पास एक फील्डर खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा लंबा शॉट ना खेल सकें। रिवर्स स्विंग क्या होती है, नेचुरल आउट स्विंगर विल बिकम एन इन स्विंगर। सपोज करो एक वो है प्लेयर जो आउट स्विंगर है, लेकिन वो जनरली वो आउट स्विंगर है, लेकिन अगर वो इन स्विंगर की तरह प्ले करता है तो उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं। इट अकर्स मोस्टली व्हेन द बॉल इज़ फेयरली न्यू। अधिकतर ये कब होता है, जब नई बॉल से खेलते हैं तो वो बॉल जो बॉलर है वो आउट स्विंग की तरह डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इन स्विंग हो गई तो फिर उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में वो स्विंग कराना चाहता था उसके अपोजिट वो स्विंग हो गई तो फिर वो रिवर्स स्विंग कहलाती है। डेंजर एरिया क्या होता है, एन एरिया क्लोज टू बैट्समैन वेयर बॉल कैन कॉज एक्सीडेंट इफ प्लेयर इज़ नॉट एक्टिव और विदाउट गार्ड। डेंजर एरिया वो एरिया होता है जो बैट्समैन के पास का एरिया होता है जहाँ पर एक्सीडेंट होने का या चोट लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर प्लेयर एक्टिव नहीं है, उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी किसी शरीर के किसी हिस्से में बॉल लग सकती है, और तब स्पेशली तब जब उसने गार्ड्स नहीं पहने होते हैं। दिस एरिया जनरली नोन एज सिली पॉइंट। इसको सिली पॉइंट बोला जाता है जहाँ पर चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हुक शॉट क्या होता है, इट इज़ हिटिंग द हाई रेज्ड बॉल विथ फोर्स टुवर्ड्स द लेग साइड। हुक शॉट में आपने तेज ऊंची बॉल मारी उसके लेग की तरफ, है ना। इट इज़ हिटिंग द हाई रेज्ड बॉल विथ फोर्स टुवर्ड्स द लेग साइड। तो लेग की तरफ ऊंची एक बॉल जो फेंक के मारते हैं उसको हुक शॉट कहते हैं। पुल शॉट क्या होता है, इट इज़ हिटिंग द बॉल फोर्सफुली विद अ गुड बैक लिफ्ट एंड फॉलो थ्रू एक्शन ऑफ द बैट दैट गोज टुवर्ड्स द ऑन साइड ऑफ द फील्ड। और पुल शॉट में क्या होता है, बॉल को बहुत आप फोर्सफुली हिट करते हो ताकि उसको अच्छा सा लिफ्ट मिले और वो ऑन साइड ऑफ द फील्ड जा सके बॉल। स्क्वायर कट क्या होता है, इट इज़ हिटिंग द स्ट्रेट कमिंग बॉल टूवर्ड्स द साइड मेकिंग द बॉल गो परपेंडिकुलर। इसको इस तरीके से मारा बॉल को कि ताकि बॉल आपकी जो आ रही है वो मतलब राइट एंगल की डायरेक्शन में मुड़ गई, परपेंडिकुलर वो चली गई। इट इज़ परफॉर्म विथ गुड बैटिंग टेक्निक बाय टिल्टिंग द बैट और एट द लास्ट स्टेज। मतलब बॉल वो सीधी फेंक रहा है, लास्ट मोमेंट में बैट्समैन ने बैट को इस तरह से टिल्ट किया कि 90 डिग्री पे तुम्हारी बॉल घूम गई,
है ना। तो इसको स्क्वायर कट कहते हैं। इट इज़ टूवर्ड्स बोथ साइड नोन एज ऑन स्क्वायर कट या लेग स्क्वायर कट। तो ये दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हो सकता है, उसको या तो ऑन स्क्वायर कट या लेग स्क्वायर कट कहते हैं। ठीक है, अब इस पेज के जो बाकी के टर्म्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी के टर्म्स समझेंगे और बाकी के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।